स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के उस पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दुनिया कायनात की हर चीज उस खुदा की बनाई हुई है और हमें चाहिए कि हम पांचों वक्त की नमाज के साथ साथ अपने रब का शुक्र अदा करें। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज रिलेटेड विद द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मैंने पहले भी बताया था कि ग्राफिकली प्रेजेंटेशन से क्या मुराद, अगर हमने किसी बंदे को किसी दुनिया में किसी को प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंटेशन का तरीका बेस्ट ये होता है उसको ग्राफिकली चीज को प्रेजेंट कर लो, क्वेश्चन आंसर कम हो जाते हैं। जो चीज ग्राफिकली प्रेजेंट की जाती है उसकी डिटेल दी जाती है, उसको एक्सप्लेनेशन किया जाता है। जब वो एक्सप्लेनेशन की कैटेगरी से गुजरती है तो एक इंसान पिक्चर को देखकर बहुत कुछ जज कर जाता है। जिंदगी के अंदर आप लोग भी बहुत सी पिक्चर्स बनाते हैं, बनाने के बाद उसको देखते हैं, देखने के बाद यू कैन जज कि ये पिक्चर अच्छी आई है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसके अंदर ये कमी रह गई है, इसको बेटरमेंट ऐसे किया जाता है। इसी तरह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करेंगे तो हमने डाटे को दिखाना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 लेवल के लोग होते हैं, 3 लेवल के मैनेजर होते हैं, 3 लेवल के तरह की ऑर्गेनाइजेशन लोगों के साथ चल रही होती हैं। सबसे पहला लेवल कारपोरेट लेवल, टॉप लेवल के अंदर मैनेजर्स टॉप लेवल के बैठे होते हैं, डायरेक्टर लेवल के बैठे होते हैं, सीईओ बैठा होता है। उसको जरूरत होती है किस चीज की, उसको जरूरत, इतना टाइम उसके पास नहीं है कि उसने डिसीजन मेकिंग लेना है तो वो डिटेल के अंदर जाए, डिटेल एनालिसिस करे, डिटेल की सोच के साथ चले। नहीं, वो आपके पेपरों को नहीं पढ़ता रहेगा, आपने 500 पेजों की बुक बनाई उसको स्टडी करता रहे। उसको आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये डाटा एनालिसिस, उसका रिजल्ट ये है। On the basis of that he or she can take decisions related with their organization। तो ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वो डिसीजन ले सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि ग्राफिकली जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप जब ग्राफिकली किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं तो क्वेश्चन आंसर सेशन मिनिमाइज्ड हो जाता है, वो फैक्ट्स एंड फिगर क्लियर हो जाते हैं। कि इससे बेहतर कि आप 15-20 पेजों की प्रेजेंटेशन लिख के दें, आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर लें डाटे को तो वो बेहतर हो। When we talking about the graphical presentation of data, in this data we can able to discuss the introduction, purpose, types, कंक्लूजन, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। तो इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने पहले आपको बताया एक विजुअल डिस्प्ले ऑफ डाटा होता है, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स हमने निकाले होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट वी कैन एबल टू, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ डाटा ऑफ द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट। अब ये डाटा करता क्या है, अफेक्टिव है, प्रेजेंटिंग करने के बाद प्रेजेंटिंग किया जाता है इन द टेबुलर फॉर्म के अंदर। इससे होता क्या है, जब हम इससे क्या होता है, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स of graphical presentation are provided, are given, which we can use that data, on the basis of that data we can take decisions। और ये डाटे की डिफरेंट नेचर है, हमने नेचर को जज करते हुए डाटे को देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये देखेंगे कौन सा डाटा कहाँ यूज किया जा सकता है। इसके अंदर हमारा मकसद क्या है? सबसे पहली बात, हमारा मकसद ये है कि हम कैटेगरिकल डाटा, कैटेगरीज बना के डाटा को कंपेयर कर सके, सीरीज ऑफ डाटा को कंपेयर कर सके, हम कंपैरिजन दे सके, हम वेरिएबल्स का रिलेशनशिप दिखा सके, चाहे वो 2 वेरिएबल्स है और 3 वेरिएबल्स है। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, देयर आर द डिफरेंट मेथड, विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड वी कैन प्रेजेंट ओवर डाटा, वी कैन यूज साइकिल और पाई डायग्राम, वी कैन यूज बार diagram, we can use comparative bar diagram, we can use histogram, we can use frequency polygon। there are the different types of graphs, with the help of these graphs we can present over data, we can display of data। तो ये graphs हैं। for example, the first type of data is related with the circular or pie diagram। a pie chart display data as a percentage of the whole, each pie section should have a label, should have a label and percentage, total data number should be included। इसके अंदर डिफरेंट परसेंटेज है, परसेंटेज के अंदर लिखा होता है, हर पाई की एक है। फॉर एग्जांपल मेडिसन है तो उसका 6% है, उसमें 100 स्टूडेंट्स है। कॉमर्स है तो उसमें 150 स्टूडेंट है, 9% है। मैथ है तो डिफरेंट पाई क्या शो कर रही है, साइड के ऊपर कलर बता दिया, साइंस का ये कलर है, आर्ट्स का ये कलर, आगे परसेंटेज डाल दी और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डाल दी, सब्जेक्ट के अंदर कितने हैं। उसके बाद बार की बात करें तो बार ग्राफ क्या होता है कि जो नंबर्स को शो करता है
नॉमिनल या ऑर्डिनल डाटा के नंबर्स को लेके जा रहा होता है, और ये बता क्या रहा होता है, ये बता रहा होता है कि कितनी बार जो बार है कितना ज्यादा इंपैक्ट कर रही है। इसके अंदर दो तरह के हम एक्सिस बनाते हैं, इसको हम यूज करते हुए बार डायग्राम को हम शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट्स द एग्जांपल ऑफ द बार डायग्राम। बार डायग्राम के अंदर एमए साइकोलॉजी का डाटा है, उसके अंदर कितने लोगों की डिवीजन 1 है, कितने की सेकंड है, पहला डिवीजन वाले कितने हैं, 2 वाले कितने, 3 4 5 फेल कितने हैं, रिजल्ट अवेटेड कितने। तो ये डायग्राम आपको क्लियर शो कर देगा डाटा, आपको फैक्ट्स एंड फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम यूज करते हैं कंपैरेटिव बार ग्राफ, एक वो ग्राफ जिसको हम पैरेलल बार्स बनाते हैं, जिसके अंदर हम कंपैरेटिवली बता रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का, उसको देख रहे होते हैं। देखिए हम कंपैरेटिव बार के अंदर डिवीजन 1 के अंदर कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, डिवीजन सेकंड की कितने बॉयज ने ली और कितनी गर्ल्स ने ली, इसी तरह थर्ड डिवीजन कितने बॉयज ने ली और कितने गर्ल्स ने ली, फेल कितने बॉयज हुए कितनी गर्ल्स हुई, और अदर डाटा से सारा एनालिसिस आपको अगर डायग्राम की मदद से नजर आ रहा है तो डिवीजन 1 के आगे 20 30 लिखा है, 2 के आगे 30 35 लिखा है, 3 के आगे 30 20 लिखा है, तो आपको ये बात क्लियर कर देती है। और साइड पे लिख दिया है कि जो लाइट कलर है इट्स रिलेटेड विद द गर्ल्स, और जो थोड़ा सा डार्क कलर है इट्स रिलेटेड विद द बॉयज। जो आपका बाकी सारा डिवीजन एक तरफ लिख दी और बॉयज एंड गर्ल्स को ऊपर से कंपैरिजन करके मैंने कंपैरेटिव चार्ट बना लिया। इससे ये जाहिर हो गया कि डिवीजन 1 जो फर्स्ट डिवीजन है उसके अंदर गर्ल्स ज्यादा है 30 और बॉयज कम है, सेकंड डिवीजन के अंदर भी गर्ल्स ज्यादा है, थर्ड डिवीजन के अंदर गर्ल्स कम है 30 जो है वो बॉयज ज्यादा, फेल भी बॉयज ज्यादा हुए गर्ल्स से, और अदर एनालिसिस जो इसके अलावा वो भी इसके अंदर आ गया। उसके बाद हिस्टोग्राम को हम यूज करते हैं, या हिस्टोग्राम डिस्प्ले कंटिन्यूअस डाटा इन ऑर्डर्ड कॉलम्स, कैटेगरीज आर ऑफ कंटिन्यूअस मेजर सच एज टाइम, इंचेस, टेम्परेचर एटसेट्रा। ये हमारा जनाब हिस्टोग्राम, इसके अंदर आपने देखा हर चीज एक दूसरे से रिलेट हो रही है। इसके अंदर हमने क्या लिया, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी ली और क्लासेस का इंटरवल लिया, सी आई मीज क्लासेस इंटरवल, और इसको हमने किस पर रखा, एक्स एक्सिस के ऊपर, और फ्रीक्वेंसी को हमने किस पे शो किया, वाई एक्सिस के अंदर, और 60 65 65 इस तरह ऑनवर्ड हम इसको चलाते गए और फ्रीक्वेंसी देखते गए। और जब हमने फ्रीक्वेंसी को देखा तो हमें पता लग गया कि ये किस तरह आ रहा है, और ये सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू आप इधर देखें तो कौन सी आई हमारे पास 40 से 45 पे 14, तो आपको कलर से पता लग रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू ये है, और इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राफ बार चार्ट। उसके बाद वी कैन आल्सो यूज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी मेड फ्रॉम अ लाइन ग्राफ बाय शेडिंग इन द एरिया। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली वी कैन यूज द डिफरेंट मिड पॉइंट्स ऑफ द ईच कॉलम इन विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट वी कैन यूज दिस डायग्राम। इस तरह हम देख रहे होते हैं, हमने बना लिया क्लासेस इंटरवल है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसकी बेस पे ऑन दैट बेसिस क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी के जो मिड पॉइंट आया हमने उसको टच करते हुए हमने ग्राफ बना लिया। इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लिख दिया कि जनाब ये स्टडी आवर्स है, कौन कितने घंटे स्टडी करता है, 4 से 5 घंटे, 6 से 7, 8 से 9। और वाई एक्सिस के ऊपर वी कैन यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने दे दिए, और उसके बाद हमने मिड पॉइंट को देख लिया। उसके बाद वी कैन आल्सो टॉक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये क्या होता है, इसको ओगिव के नाम से भी जानते हैं लोग। और इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, बिलो और अबव पॉइंट को डिस्कस कर रहे होते हैं, और हम एक लाइन के ऊपर ग्राफ या एक कर्व को हम बना के लेके जा रहे होते हैं। इसके अंदर भी हमें क्या दिया गया, क्लासेस का इंटरवल दिया गया, फ्रीक्वेंसी दी गई और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐड करते जाएंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। कैसे, पहली 2 है तो 2 आ गई, फिर 2 + 6 8 आ गया, 8 + 9 17 आ गया, 17 + 12 29 आ गया, 29 + 14 43 आ गया, 43 + 10 53 आ गया, और 53 + 8 61 आ गया। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो ये भी 61 होगा। जो एंड वाला जवाब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इसका टोटल भी उसके बराबर ही फ्रीक्वेंसी क्या आएगा। तो आपने एक्स एक्सिस के अंदर क्या चीज रखी, 20 25 25 से 30, ये सारी चीज क्या है, क्लास इंटरवल है जो आपको दिए गए हैं 20, ये सारे आपने एक्स एक्सिस। वो वाई एक्सिस के ऊपर आपने क्या लिखी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो CF को बनाते हुए आपने पॉइंट को टच करते हुए हर पॉइंट 2 था, 6 था, 9 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, तो ऑन दैट बेसिस जो था 2 आ गया, फिर आपके पास 8 आ गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, 8 के बाद 17 आ गया, फिर 29 आ गया,
फिर 43 आ गया, फिर 53 आ गया और फिर 61। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करते हुए हमने क्या बनाया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बना दिया। कंक्लूजन अगर मैं करूं इस चैप्टर को, तो डायग्राम अट्रैक्टिव होती है, मैं पहले बता चुका हूं, अच्छा होता है, नीट होती है, अट्रैक्शन क्रिएट करती है। और दूसरी बात, सबसे मेन पॉइंट, क्वेश्चन आंसर कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपके डायग्राम प्रॉपर है, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन प्रॉपर है, तो वो इजीली इंप्रेशन डेवलप कर देती है डाटा का। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो होता है वो इनहांसेस ऑफ और अंडरस्टैंडिंग बेहतर बना देता है। इजीली कंपैरिजन हम कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन टेक डिसीजंस ले सकते हैं। इसके अंदर हम क्या बता सकते हैं कौन सा हमारा किस पॉइंट के ऊपर क्या चीज क्रिएट हो रही है, और उसके बाद हमारी एक्यूरेसी आ सकती है, ज्योमेट्रिकली एक्यूरेट डाटा हम बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें रिलेटेड करती है विद द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो मेरा आज का जो टॉपिक था, आज का जो लेक्चर था, वो ये था, हम कैसे ग्राफिकली प्रेजेंटेशन को लेके चलेंगे। तो दीज आर रिलेटेड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हाउ वी विल प्रेजेंट दैट डाटा, और ग्राफिकली का इम्पैक्ट क्या है और वो बेटरमेंट की तरफ क्या जाता है। तो होप सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा।